Hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to study about SS 700। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम SS 700 को रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ SS 700 के रिस्पेक्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को इधर कैटर किया जाएगा। अभी जो पर्टिकुलर नोट्स है, ये पर्टिकुलर नोट्स प्रिपेयर है अराउंड 5 पेज के नोट्स से 5 पेज तक इसलिए गया है क्योंकि जो है चार्ट्स, लाइन डायग्राम्स बनाने थे, चार्ट्स बनाने के थे, कुछ कंटेंट तो लिखना ही था, तो ये सब चीज़ों को मिला के जो है ये अराउंड 5 पेज का हो गया। बट वो इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, ईजीनेस के लिए, ठीक है, जहाँ पे हम हमारा जो है क्रिएटिविटी को लिबर्टी मिल जाती है, जो अपने को पेज ज़्यादा मिल जाते तो अपने हिसाब से अपन थोड़ा बहुत जितना भी हम इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कर सकते थे उतना करा, राइट। और ये क्वेश्चन करने के बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन करने के बाद हम जो है पैरेलली नोट्स के साथ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस करके फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि चलो हाँ यार, ये जो पर्टिकुलर नोट्स है, पर्टिकुलर नोट्स सही है, क्योंकि इस नोट्स के बेसिस पे हमसे क्वेश्चन भी हो रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर नोट्स है, ये पर्टिकुलर नोट्स कहाँ से प्रिपेयर करे हुए हैं, तो आपको पता है कि हमारे पास चार्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो एक फेमस फैकल्टी है टेलीग्राम पे, हमें उनके चार्ट्स मिल ही जाते हैं। तो मैं आपको अभी राइट हैंड साइड पे वो चार्ट्स ओपन करके रखूँगा। हम क्या करेंगे कि वो चार्ट को देखकर ये नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि जो पर्टिकुलर नोट्स पढ़ रहे हैं ये पर्टिकुलर नोट्स एक रिलायबल है, ठीक है। इस नोट्स को पढ़ा जा सकता है क्योंकि ये जहाँ से डिराइव्ड है, जो ये सोर्स डेटा है, तो सोर्स डेटा ऑथेंटिक है, वो रिलायबल है, ठीक है। तो बट वहाँ पे एक लिमिटेशन हो जाती है, कहने को तो वो ही डायरेक्ट पढ़ा दे, वो पर्टिकुलर सोर्स डेटा ही वहाँ पे पढ़ा दे, पर एक लिमिटेशन वहाँ पे ये आ जाती है कि उधर हम लाइन डायग्राम बॉक्सेस यूज़ नहीं कर पाते, एंड सिंस उधर हम कुछ भी यूज़ नहीं कर पाते तो हमें एक बोर्डम सा लगने लगता है, इसलिए उसको पेपर पे लेकर आए हैं। एंड इस तरीके से 5 पेज में ये ऐसे कन्वर्ट हुआ है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू बता दूं कि 4 पॉइंट्स है, ठीक है। पहला पॉइंट जो है आप राइट हैंड साइड में देखेंगे 4 पॉइंट है। सबसे पहला है जैसे मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, देन दूसरा है टाइप ऑफ ओपिनियन, तो आपको दिख ही रहा होगा राइट हैंड साइड में मैंने 4 बना के रखे हैं सीरियल वाइज कि मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। दूसरा है टाइप ऑफ ओपिनियन, ठीक है, कि ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, उसके टाइप क्या है। फिर एलिमेंट्स ऑफ अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, जब आप अनमॉडिफाइड इशू करते हो, रिपोर्ट इशू करते हो, तो उसके एलिमेंट्स क्या है। फिर आती है बात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इन सेम रिपोर्ट, कि जब एक ही रिपोर्ट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग भी आपको ऑडिटर कंप्लाई कर रहा है और स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग भी कंप्लाई कर रहा है, तो उस रिपोर्ट में वो उन दोनों चीज़ों को कैसे पुट करे, ठीक है। बिना किसी देर के अब मैं अपने राइट हैंड साइड पे जो है पर्टिकुलर वो फैकल्टी के चार्ट्स ओपन करता हूँ, देन हम फिर ये जो है नोट्स को चार्ट के साथ कोरिलेट करते हुए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो आया है मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो क्या है मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट? तो ऑडिट रिपोर्ट में एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन होता है, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट में एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन होता है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड ऑडिटर थ्रू ऑडिट रिपोर्ट जो है एक्सप्रेस करती है ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस भी हो सकते हैं, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो रिपोर्ट इन विच ऑडिटर एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जिसके थ्रू ऑडिटर एक्सप्रेस करता है ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस भी होता है, स्पेशल पर्पस भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मतलब कि ऑडिट रिपोर्ट थ्रू विच ऑडिटर जो है एक्सप्रेस करता है ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट इन विच ऑडिटर जो है एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस भी हो सकता है, स्पेशल पर्पस भी हो सकता है। अब सी, जब जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं तो 700 की पूरी सीरीज एप्लीकेबल हो जाती है, तो 700, 701, 705, 706। तो जब स्पेशल पर्पस है तो 700 की सीरीज़ के साथ साथ 800 की सीरीज़ भी एप्लीकेबल हो जाती है, ओके। अब चलो टाइप ऑफ ओपिनियन पे जाते हैं। तो टाइप ऑफ ओपिनियन में क्या है, 2 तरीके के ओपिनियन होंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन होगा और मॉडिफाइड ओपिनियन होगा। मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, और अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या होता है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब सब कुछ सही है, ठीक है। तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन मतलब कि जब रिपोर्ट में अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाता है, मतलब कि रिपोर्ट इन विच ऑडिटर कंक्लूड कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट फ्री इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब कि
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को देखते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में बना हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड, और या तो आप ये ऐसा बोल दो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, या तो दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इट इंडिकेट मतलब कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या इंडिकेट करता है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या इंडिकेट करता है। अब देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इसके इस पर्टिकुलर टॉपिक के इस पर्टिकुलर पॉइंट के क्वेश्चन पे हमें इलेबोरेट करते हुए इसको लिखना था। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो लिख दिया कि रिपोर्ट इन विच हमने शो करा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। साथ ही साथ वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड यूजिंग गैप एंड कंसिस्टेंटली फॉलोड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड यूजिंग गैप एंड कंसिस्टेंटली फॉलोड, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो गैप यूज़ कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द रेलेवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गैप फॉलो कर रहा है, रेलेवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉलो कर रहा है। ठीक है, कंप्लाई विद द रेलेवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एंड मटेरियल मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि फाइनेंशियल मटेरियल मैटर विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन एडिक्वेटली डिस्क्लोज। तो क्या इंडिकेट करता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गैप के अकॉर्डिंग बने हैं एंड गैप कंसिस्टेंटली फॉलो हो रहा है। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, और जो भी मटेरियल मैटर्स थे इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन एडिक्वेटली डिस्क्लोज। तो जो भी मटेरियल मैटर्स थे इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर प्रेजेंट करने के लिए जो भी मटेरियल मैटर्स थे वो सारे मटेरियल मैटर को डिस्क्लोज कर दिया गया है। मतलब कि सारे मटेरियल मैटर को डिस्क्लोजर करके रखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को भी कंप्लाई कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गैप फॉलो कर रहा है कंसिस्टेंटली। तो ये है जो पर्टिकुलर इट इंडिकेट द गैमर्स, गैमर्स का मतलब क्या होता है गैप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, MM से मटेरियल मैटर, तो मटेरियल मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दिया है। और RS से रेलेवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, वो रेलेवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को भी कंप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसका निमोनिक बनाया था गैमर्स। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है, जब हमने देखा ओके, हमने क्या देख लिया, मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट देख लिया कि रिपोर्ट के थ्रू जो है ऑडिटर एक्सप्रेस करता है ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस भी हो सकता है, स्पेशल पर्पस भी हो सकता है। टाइप ऑफ ओपिनियन में हमने पढ़ लिया कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन होता है, मॉडिफाइड ओपिनियन होता है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन में हमने ये पढ़ लिया था कि पर्टिकुलर ये पॉइंट पढ़ा ही पड़ा कि ये क्या कंक्लूड कर रहा है, साथ ही साथ हमने ये पढ़ा कि वो क्या इंडिकेट करता है। अब एलिमेंट्स ऑफ मॉडिफाइड रिपोर्ट जो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा, तो पहला हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, साथ ही साथ हमने पढ़ा टाइप ऑफ ओपिनियन। ठीक है, अब ये पढ़ने के बाद साथ ही साथ अब बात आती है एलिमेंट्स ऑफ अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। तो इसका सिंपल सा निमोनिक था, पहले इसके पहले पर जो है हम एक बार एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। टाइटल IAR, तो हमको ये एलिमेंट्स है, ये हमको एलिमेंट से पहले मैं कॉलम वाइज पढ़ लेता हूँ कि हमको एलिमेंट में क्या क्या चीज़ें डालनी पड़ती है। जैसे टाइटल, किसको एड्रेस कर रहे तो एड्रेस ही, ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, हमने ओपिनियन दिया, उसका बेसिस क्या है, तो बेसिस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, फिर गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें जाती है। फिर SDP दिया हुआ है, तो वो है सिग्नेचर, डेट एंड प्लेस। ठीक है, सिग्नेचर, डेट एंड प्लेस। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर नोट्स को सबसे पहले इस नोट से को रिलेट करेंगे। साथ ही साथ अब इसका हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे, हम पर्टिकुलर ऑडिट रिपोर्ट उठाएंगे। ठीक है, और इस ऑडिट रिपोर्ट से इसको समझेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट में जो एलिमेंट्स ऑफ अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है वो इधर है कि नहीं है। जैसा इधर दिया हुआ है उसी ही बेसिस पे रिपोर्ट बनती है कि नहीं बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइटल, तो टाइटल में क्या डालोगे, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, डिस्टिंग्विश। तो ठीक है, वो रिपोर्ट को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप डालोगे सबसे पहले इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, टाइटल। ऐसे है एड्रेस ही, ये रिपोर्ट किसको एड्रेस से होगा, ये रिपोर्ट्स होगा एड्रेस मेंबर को, तो एड्रेस टू
तो ये एड्रेस किससे होगा? टू दोज, उन दोज पर्सन जिनके लिए रिपोर्ट बनाई गई है, फॉर होम रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। ओपिनियन, अब देखो ओपिनियन दे रहा हूँ तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। देखो क्या होता है कि ओपिनियन में हमको समझना पड़ता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में ओपिनियन देना पड़ता है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ठीक है ओके। तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में क्या है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में ओपिनियन दे रहे हो तो फेयर प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। और एक होता है कि मैंने कंप्लायंस करा है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन मतलब कि यार ठीक है अप फ्रंट पे प्रेजेंटेशन और फिर है बैक एंड पे कंप्लायंस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली प्रिपेयर्ड हुआ है सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में, इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फेयरली प्रिपेयर हुआ है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एफआरएफ, और एफआरएफ के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड हुआ है, ठीक है। तो दो चीज़ें, या तो आप ऐसा लिख लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद द एफआरएफ, ठीक है। जैसा कि हमने इधर पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फेयरली प्रेजेंट हुआ है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद द एफआरएफ। यही लिखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट हुआ है फेयरली इन ऑल मटेरियल एफआरएफ, ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, और यही इधर भी लिखा हुआ है, ओके। आती है कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बात, तो इधर लिखा हुआ रहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, इसमें भी यही लिखा हुआ रहता है इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, इधर क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, ये चीज़ का अंतर है कि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में आपको ये पर्टिकुलर लिखना पड़ता है कि प्रेजेंट हुआ है फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, ठीक है। चलो इट कवर्स, इसके अंदर क्या क्या कवर होता है? पहले तो हमने देख लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली या प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। अब ओपिनियन सेक्शन क्या कवर करता है? ओपिनियन सेक्शन कवर करता है ओपिनियन पिलर शैल आल्सो कवर द फॉलोइंग, क्या है? नेम ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, नेम ऑफ एंटिटी, एंटिटी का नाम, टाइटल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसने कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे वो टाइटल, पीरियड कवर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, तो नेम, टाइटल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने क्या क्या पीरियड कवर करके रखे, तो नेम, टाइटल, पीरियड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन ऑडिटेड, और एक स्टेटमेंट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो चुका है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन ऑडिटेड, ठीक है। तो नेम ऑफ एंटिटी, कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से पीरियड कवर करते हैं, साथ ही साथ स्टेटमेंट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन ऑडिटेड, और एक स्टेटमेंट कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हैज बीन ऑडिटेड, स्टेटमेंट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन ऑडिटेड, ओके। तो इट कवर प्रेजेंट, पीरियड का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है कि पीरियड, ठीक है, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर, फिर जो है ऐसे स्टेटमेंट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन ऑडिटेड, एंड से नेम ऑफ ऑडिटेड, ऑडिट नेम ऑफ एंटिटी, और टी से टाइटल, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। बेसिस ऑफ ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन क्या है? अब बेसिस ऑफ ओपिनियन में आप डिस्क्राइब करोगे कि ये जो मैंने ओपिनियन दिया है इसका बेसिस क्या है, तो ऑडिट कंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे, तो बेसिस ऑफ ओपिनियन में आप लिखोगे कि ऑडिट कंडक्ट हुआ है इन अकॉर्डेंस विद एसेस, ठीक है। साथ ही साथ कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट, तो एथिकल ऑडिट जो है कंप्लीट हुआ इन अकॉर्डेंस विद ऐसे, कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, और रेफर टू द सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन में हम रेफर करेंगे, रेफर टू द सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन में हम एक सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को रेफर करेंगे, वो कौन सा सेक्शन होगा? डिस्क्राइबिंग ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन को हम रेफर करेंगे, ठीक है। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन को हम रेफर करेंगे, ठीक। पर ये जो रेफरेंस है ये डिस्क्लेमर ओपिनियन में नहीं जाएगा, अभी हम समझते हैं, ठीक है। ये जो रेफरेंस है ये वाला पॉइंट डिस्क्लेमर ओपिनियन में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले ऑडिट हुआ है एज पर दी ऐसे, कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, और एक है रेफरेंस जाता है। इस तरीके से SAEIR हो गया, SS ऑडिट हुआ है एज पर ऐसे, E से है एथिकल रिक्वायरमेंट विच इंक्लूड इंडिपेंडेंस, और R से रेफरेंस टू द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन, ठीक है। फिर ऑडिटर बिलीव दैट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ ओपिनियन, और इस ओपिनियन देने के रिस्पेक्ट में हमने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे थे टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ ओपिनियन। तो ऑडिटर बिलीव दैट, ऑडिटर बिलीव करता है दैट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड
टू प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ ओपिनियन। उस ओपिनियन को देने के लिए हमने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिए हैं। ये 4 चीज़ आती है कि एसएस के हिसाब से कंडक्ट हुआ है, कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस, फिर जो है रेफरेंस जो सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रेफरेंस डिस्क्लेमर के केस में नहीं जाएगा। साथ ही साथ ऑडिटर बिलीव दैट sufficient and appropriate audit evidence has been obtained to form a basis of opinion। ठीक है, अब ये भी डिस्क्लेमर वाले ओपिनियन में, जब डिस्क्लेमर ओपिनियन जाता है तो नहीं जाता है इधर, ठीक है, पर ये अमेंड हो जाता है जब क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देता है, तब ये अमेंड होता है। ठीक है, ये जो है ना, ऑडिटर बिलीव दैट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन फॉर्मिंग अ बेसिस ऑफ ओपिनियन, ये अमेंड हो जाएगा क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन में, और इनफैक्ट डिस्क्लेमर ओपिनियन में तो ये जाएगा ही नहीं। इस तरीके से हमने ये पर्टिकुलर चीज़ पढ़ी जहाँ पे हमने टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन देखा। गोइंग कंसर्न 5वां, ठीक है, वेयर एप्लीकेबल ऑडिटर शैल रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू 570। तो गोइंग कंसर्न जब एप्लीकेबल होता है तो ऑडिटर शैल रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद 570। की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, लिस्टेड एंटिटी के केस में की ऑडिट मैटर जाता है। कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर इन अकॉर्डेंस विद 701। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर इन अकॉर्डेंस विद दी 701। तो लिस्टेड एंटिटी में हमको कम्युनिकेट, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी हमको कम्युनिकेट करना पड़ता है की ऑडिट मैटर। ठीक है, पर डिस्क्लेमर ओपिनियन जब जाता है, जब डिस्क्लेमर ओपिनियन जाता है, हमने की ऑडिट मैटर में भी पढ़ा है कि जब डिस्क्लेमर ओपिनियन जाता है तो ऐसे केस में की ऑडिट मैटर तो जाता ही नहीं है। फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस तरीके की सारी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसको नीचे डिस्क्राइब कर रखा है। ओके, समझते हैं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहले 1 क्या है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हम डायग्राम तो बनाए ही बनाया है, साथ ही साथ हमने इसमें जो है नंबर भी मार्क आउट कर लिए हैं ताकि हमको समझ में आए कि इस डायग्राम को किस पर्टिकुलर डायरेक्शन से पढ़ना है। सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि रिसोर्स रिकॉर्ड मेंटेन करना, क्योंकि इस रिकॉर्ड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, तो रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन करना विच लीड टू सेफगार्डिंग ऑफ असेट एंड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। The record which lead to safeguarding of asset and prevention and detection of fraud। ठीक है, the record which lead to safeguarding of asset and prevention detection of fraud। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए हैं, रिकॉर्ड which lead to safeguarding of asset and prevention detection of fraud। तो ये लिखा है मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट रिकॉर्ड फॉर सेफगार्डिंग ऑफ asset and prevention detection of fraud। ठीक है, फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द FRF। तीसरा पॉइंट है अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में रीजनेबलनेस ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट एंड मैनेजमेंट एस्टिमेट। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके जो मैनेजमेंट जजमेंट और एस्टिमेट है वो रीजनेबल हो। तो हमने क्या पढ़ा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद FRF एंड रीजनेबलनेस in management judgment and management estimate to making reasonable judgment in management, having reasonability in the management judgment। तो क्या लिखा हुआ है, मेकिंग रीजनेबल एंड प्रूडेंट जजमेंट एंड एस्टिमेट। तो रीजनेबलनेस होना चाहिए मैनेजमेंट जजमेंट और मैनेजमेंट एस्टिमेट में। 4th है, क्या लिखा हुआ है, असेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो असेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, असेसिंग द रीजनेबलनेस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रीजनेबल है कि नहीं है। असेसिंग द अप्रोप्रिएटनेस, असेसिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमने क्या पढ़ा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं फॉर सेफगार्डिंग एसेट एंड प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुआ है एज पर द FRF, मेकिंग रीजनेबल एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट जजमेंट मैनेजमेंट एस्टिमेट, असेसिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, फिर डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो इस तरीके से, और ओवरसी, साथ ही साथ ओवरसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। ठीक है, तो ओवरसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, तो इस तरीके से हमने पूरा चेंज पढ़ा कि हमने लाइन डायग्राम बनाया। ठीक है, असेसिंग सेफगार्डिंग ऑफ एसेट एंड प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद द FRF, मेकिंग रीजनेबल मैनेजमेंट जजमेंट एंड एस्टिमेट, assessing appropriateness of going concern base of accounting, design implementation management of internal control and जो है साथ ही साथ ओवरसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। चलो, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सेपरेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेंड इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ओपिनियन।
डिस्क्लेमर ओपिनियन में तो अमेंड हो जाता है, यही ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन। तो ऑडिट रिपोर्ट जो है, जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अमेंड हो जाएगा इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ओपिनियन। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो है ही, डिस्क्लेमर ओपिनियन में अमेंड हो जाएगा। फिर अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में हेडिंग जाएगा रिपोर्टिंग ऑन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या हेडिंग जाएगी, रिपोर्टिंग ऑन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इंक्लूड कारो 143.3, तो कारो और 143.3 दोनों इधर कवर है। फिर लास्ट कहता है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर में क्या आएगा, पार्टनर का नाम और फर्म का नाम तो आएगा ही आएगा, मेंबरशिप नंबर आएगा, साथ ही साथ सिग्नेचर आएगा, फर्म जो है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो सिग्नेचर इन द नेम ऑफ पार्टनर या फर्म, मेंबरशिप नंबर जाएगा, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा। डेट, सिग्नेचर डेट, तो ओके, डेट नॉट बिफोर द डेट व्हेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अवेलेबल। तो नॉट बिफोर द डेट मतलब कि जब आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है उसके पहले की डेट नहीं होनी चाहिए, उसके बाद की डेट होनी चाहिए। साथ ही साथ जो प्लेस है, तो सिटी जहाँ पे आपने रिपोर्ट साइन करी है वो सिटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने जो एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन, ठीक है, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिग्नेचर, डेट एंड प्लेस, ठीक है। तो ताओ बीजी को माउस डीपी, क्या बोला, ताओ बीजी को माउस डीपी। तो ताओ बीजी को माउस डीपी मीन्स, वन सेकेंड, तो ताओ बीजी को माउस डीपी मीन्स टी से टाइटल, ए से एड्रेसी, ओ से ओपिनियन, बी से बेसिस ऑफ ओपिनियन, जी से गोइंग कंसर्न, के से की ऑडिट मैटर, ठीक है, ओ से ताओ बीजी को माउस डीपी ना, ओके, ठीक है। तो वो ओ साइलेंट है, एम से मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिग्नेचर, डेट एंड प्लेस। तो इस तरीके से जो है हमने ये समझा है, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। अब हम जो है पर्टिकुलर पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट उठाते हैं, उसके साथ हमको उसको समझते हैं कि क्या ये बोलना चाह रहा है। पर आखिरी पॉइंट ये है, ये तो हम देखेंगे, आखिरी पॉइंट ये भी है कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन तो हम वैसे भी बाद में पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है कि व्हेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग सेम रिपोर्ट में जा रहा है। सी हमने क्या पढ़ा था, अगर आप देखें तो ओपिनियन सेक्शन में बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन में कि स्टेट दैट ऑडिट वाज कंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद एसए, कि जो ऑडिट कंडक्ट हुआ है वो एसएस के अकॉर्डिंग हुआ है। बट जब सेम रिपोर्ट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग दोनों जा रहे हैं, तो ऑडिटर में रेफर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इन इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में रेफर कर सकता है। पर ये तभी रेफर कर सकता है इफ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं हो दोनों के बीच में, ठीक है, कन्फ्लिक्ट नहीं हो, मतलब ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए विच लीड टू फॉर्म डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है, कि अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट है और इससे अगर दोनों में, अगर मैं स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट करता हूँ तो उसमें ओपिनियन डिफरेंट है, आईएसए के हिसाब से डिफरेंट ओपिनियन है, तो फिर हम रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। तो ऑडिटर फिर रेफर कर सकता है इफ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट विच लीड टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो मतलब सिंपल सी बात है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होना चाहिए, और इनएबिलिटी टू इंसर्ट ईओएम पैरा और ओएम पैरा एज रिक्वायर्ड बाय द एसए, एक इनएबिलिटी नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर ईओएम पैरा और ओएम पैरा आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, ठीक है, तो इनएबिलिटी नहीं होना चाहिए। तो इनएबिलिटी टू इंसर्ट ईओएम पैरा और ओएम पैरा एज रिक्वायर्ड बाय द एसए, तो सबसे पहले तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होना चाहिए, और इनएबिलिटी टू इंसर्ट ईओएम पैरा और ओएम पैरा एज रिक्वायर्ड बाय द एसए, वो नहीं होना चाहिए। तो ईओएम पैरा और इनएबिलिटी टू इंसर्ट ईओएम पैरा और ओएम पैरा एज रिक्वायर्ड बाय द एसए, ठीक है, ये हमने देख लिया। बी में तो क्या बोला है कि नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग विच लीड टू फॉर्म डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है, अगर देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए जिससे डिफरेंट ऑफ ओपिनियन हो रहा हो, तब आप रेफर कर सकते हो। और इनएबिलिटी टू ऑब्टेन ईओएम पैरा, इनएबिलिटी टू इंसर्ट ईओएम पैरा और ओएम पैरा एज रिक्वायर्ड बाय ऐसे, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, विच लीड टू फॉर्म, ठीक है, तो इनएबिलिटी टू इंसर्ट ईओएम पैरा और ओएम पैरा विच लीड टू फॉर्म, ठीक है, इनएबिलिटी टू इंसर्ट ईओएम पैरा एज रिक्वायर्ड बाय द एसए, ठीक। अब पहला कारण तो ये है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, इफ लेआउट ऑफ एसए यूज्ड, देखो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप ऐसे का लेआउट यूज कर रहे हो तो मिनिमम ईच एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शुड बी यूज,
तो यही है कि अगर लेआउट आप ऐसे का यूज़ कर रहे हो तो हर एक एलिमेंट यूज़ होंगे। ऑल्सो ऑडिटर रिपोर्ट क्लियरली रेफर बोथ ISA एंड SA। तो ऑडिट रिपोर्ट में क्लियरली रेफरेंस देना पड़ेगा कि इस रिपोर्ट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग भी है और स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग भी है एंड क्लियरली आइडेंटिफाई सेम। तो सबको सेपरेटली बताना पड़ेगा इंक्लूडिंग जुरिसडिक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ अदर ऐसे। तो जो दूसरा ऐसे है उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, तो जुरिसडिक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ अदर ऐसे वो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए जिससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, ठीक है, जिससे एक इनेबिलिटी क्रिएट ऑफ इंसर्टिंग EOM पैरा और OM पैरा इन दी ऑडिट रिपोर्ट। लेआउट जो है अगर ऐसा का यूज़ करें तो पूरा का पूरा लेआउट यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में क्लियरली रेफर करना पड़ता है बोथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है, क्लियरली रेफर कर दो, ठीक, इंक्लूडिंग ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ अदर ऐसे कि दूसरा ऐसे का ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ओरिजिन क्या है। तो इस तरीके से जो है हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, और इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन है। या तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर ITC की रिपोर्ट है, ये ITC की रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में जो पर्टिकुलर वीडियो है ये इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी सिर्फ एकेडमिक्स पर्पस में चलते हैं, ठीक है, पर अगर देखा जाए जो हमने पढ़ा है वो आपको इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में, ITC की इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इधर बताया, ठीक है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या पूछ लिया है, एन्यूमरेट द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो एलिमेंट ऑफ ऑडिट अनमॉडिफाइड रिपोर्ट ये तो हमने पढ़ लिया है। चलो इस पे लिख देते क्वेश्चन और कट करते इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन दी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, और डिस्क्लेमर ओपिनियन जाता है तब तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरा अमेंड भी हो जाता है, ठीक है। तो अभी अपन पढ़ेंगे कि क्या इंक्लूड होता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में, ठीक है। तो इसको भी अभी काटो, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन पे शॉर्ट नोट लिखना है इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इधर हम लिख देंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुआ है इन सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। साथ ही साथ गैमर्स की बात करेंगे। तो क्या बोला है, ऐसे 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर को एक्सप्रेस करना चाहिए अनक्वालिफाइड ओपिनियन जहाँ वो कंक्लूड कर रहा है कि यही कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब इधर तो बोल दिया गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, यूज्ड इन प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और साथ ही साथ गेमर्स की बात, क्या अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्या इंडिकेट करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गैप के अकॉर्डिंग बने हैं, कंसिस्टेंटली फॉलो हो रहा है। फिर मटेरियल मैटर्स है इन प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, एडिक्वेटली हमने इसको डिस्क्लोज करा है। साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई करा है रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट को, रेलेवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को। तो इधर लिख लेते हैं, महीना 9 में आया 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, KPI इज अ कंपनी इन विच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इशूड बाय ICAI। कंपनी ने अपॉइंट किया नया ऑडिटर फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आफ्टर डूइंग ऑल अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटी इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसने ऑडिटर रिपोर्ट में रेफर कर दिया दोनों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इशूड बाय ICAI। तो बताओ सही किया गया। एज एन एक्सपर्ट यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द ऑडिटर रिगार्डिंग ऑडिट रिपोर्ट फॉर ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद बोथ द स्टैंडर्ड। तो रिक्वायर्ड टू एडवाइज ऑडिटर, तो आप क्या एडवाइस करोगे, ठीक है। तो वही है, क्या एडवाइस करोगे। तो यही चीज़ें हैं कि आप तभी यूज़ कर सकते हो जब ये चीज़ें हैं। तो क्या बोला है सबसे पहले कि ऐसा 700 में फॉर्मिंग एन ओपिनियन, एक ओपिनियन फॉर्म करना है एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर मे बी रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ऑडिट अकॉर्डिंग विद ISA इन एडिशन टू SA issued by ISA। इफ दिस इज अ केस ऑडिट मे रेफर ओनली इफ, वही कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, देयर इज नो कन्फ्लिक्ट, ठीक है, टू विच लीड टू फॉर्म डिफरेंट ओपिनियन, वो ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, विच लीड टू नॉट टू इंक्लूड EOM पैरा और OM पैरा इन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस जब जरूरत है। अब ऑडिट रिपोर्ट में मिनिमम ईच ऑफ एलिमेंट ऑफ ऐसे होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट में मिनिमम ईच एलिमेंट होना चाहिए जो अपन ने पढ़ा। फिर साथ ही साथ ऑडिटर यूज द लेआउट और वर्डिंग स्पेसिफाइड बाय ऐसे, ठीक है। अब जब ऑडिट रिपोर्ट में बोथ ISA और ऐसे जा रहे हैं तो क्लियरली आइडेंटिफाई द सेम, क्लियरली आइडेंटिफाई कर दो, इंडिकेट करो जुरिसडिक्शन ऑफ ओरिजिन। तो इस तरीके से हमने ये भी पढ़ लिया है। और ये RTP नवंबर 19 का क्वेश्चन है, इधर RTP जो है नवंबर 19 का है। तो इस तरीके से हमारे जो है सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ठीक है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोर्शन बचता है, तो उस पर हम पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और एक वीडियो सेपरेट उस पर भी होगा कि जहाँ पे हमने एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को हमने
जो है ITC की रिपोर्ट से हम कंपेयर करेंगे। ओके, सो मिलता है अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर लगे रेलेवेंस कि यार चलो ठीक है यार ये पर्टिकुलर वीडियो रेलेवेंट है, तो ऐसे केस में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट तो करना ही करना, ताकि इससे समझ में आएगा कि किस तरीके से आगे बेटर वीडियोस बनाने के। थैंक यू।